जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी दोस्तों। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है दोस्तों, जो यूपी पुलिस के लिए हिस्ट्री की क्लास हम चला रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को आज मैं भी कहता हूँ जो थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और अपनी हिस्ट्री को पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसको नोट करिएगा और डेली उन क्वेश्चनों को रिवीजन करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। क्या क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी है ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को क्वेश्चन आंसर इसका पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं। गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों ऋषि विश्वामित्र ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषि विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र दोस्तों किसके लिए बोला जाता है, ये दोस्तों सूर्य भगवान के लिए बोला जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से हुआ है। ऑप्शन ए तीसरे मंडल से, ऑप्शन बी है 9वें मंडल से, ऑप्शन नंबर सी 10वें मंडल से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरे मंडल से। और सोम देवता की दोस्तों जानकारी किस मंडल से मिलती है ऋग्वेद के, वो मिलती है 9वें मंडल से। अभी कल की क्लास में हमने बताया था। तो सोम देवता की जानकारी दोस्तों 9वें मंडल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। ऑप्शन ए सावित्री को, ऑप्शन बी है सोम देवता को, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गायत्री मंत्र दोस्तों सावित्री को समर्पित है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। तो गद्य व पद में दोनों दोस्तों यजुर्वेद लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। यजुर्वेद के दोस्तों दो भाग होते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये दोनों इसके भाग हैं। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा दोस्तों, ऋग्वेद है। सामवेद दोस्तों संगीत का जनक कहा जाता है, जिसमें संगीत की जानकारी मिलती है। और अथर्ववेद में दोस्तों ये इसके ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और इसको आधुनिक वेद भी कहा जाता है, जिसमें अथर्ववेद दोस्तों जादू टोना चिकित्सा प्रेम विवाह आदि का वर्णन है, इसलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। अभी हमने बताया भारतीय संगीत का जनक दोस्तों सामवेद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से किसको आधुनिक वेद कहा जाता है। तो वह दोस्तों अथर्ववेद को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और सबसे प्राचीन वेद फिर से सुन लीजिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद दोस्तों इसके दो भाग होते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद की कितनी शाखाएं होती हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो अथर्ववेद की दोस्तों 9 शाखाएं होती हैं, जिसमें पिप्पललाद और शौनक यही दोनों शाखाएं ज़्यादा प्रचलित हैं। तो ये दो शाखाएं आप याद रखेंगे, कौन कौन सी, पिप्पललाद और शौनक, ये दोनों शाखाएं ज़्यादा प्रचलित हैं। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रह्मवेद किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। तो ब्रह्मवेद अभी हमने बताया दोस्तों अथर्ववेद को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में बताया गया कि सभा तथा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अथर्ववेद में दोस्तों बताया गया कि सभा तथा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आता होगा। तो वेदांग की कुल संख्या दोस्तों 6 होती है। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। ये दोस्तों 6 वेदांग होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 10। तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 होती है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी है विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर सी है वायु पुराण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण दोस्तों मत्स्य पुराण होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और मत्स्य पुराण दोस्तों संबंधित किससे? सतवाहन से। और विष्णु पुराण दोस्तों मौर्य वंश से। और वायु पुराण दोस्तों गुप्त वंश से। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, मत्स्य पुराण दोस्तों सातवाहन से संबंधित है, और विष्णु पुराण दोस्तों मौर्य वंश से, और वायु पुराण दोस्तों गुप्त वंश से संबंधित है। ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी हेरोडोट्स। तो अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों चाणक्य को कहा जाता है, और इनका दूसरा नाम दोस्तों कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किस में मिलती है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी है भूगोल में, ऑप्शन नंबर सी राजतरंगिणी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी दोस्तों अर्थशास्त्र में मिलती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राजतरंगिणी पुस्तक दोस्तों किसकी है? वो है दोस्तों कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़ की। ये पुस्तक दोस्तों बहुत ही प्रचलित है दोस्तों। तो इसके लेखक को आप याद रखेंगे, राजतरंगी पुस्तक के लेखक कल्हड़ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अभी हमने बताया कल्हड़ हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पढ़नी के दोस्तों, पढ़नी किसकी पुस्तक है दोस्तों? सॉरी, पढ़नी अष्टाध्यायी की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? पढ़नी है। तो ये एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों पढ़नी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के राजाओं के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? ऑप्शन ए हिस्टोरिका, ऑप्शन नंबर बी राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर के राजाओं के इतिहास की जानकारी दोस्तों राजतरंगिणी पुस्तक में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजतरंगिणी। इसके लेखक कल्हड़ हैं। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पढ़नी है। ठीक है दोस्तों। अष्टाध्यायी पुस्तक दोस्तों एक संस्कृत व्याकरण पुस्तक है, ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है? ऑप्शन ए है राजतरंगिणी, ऑप्शन बी है कल्पसूत्र, ऑप्शन नंबर सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर डी है अर्थशास्त्र में। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास दोस्तों कल्पसूत्र पुस्तक में है, जिसके लेखक भद्रबाहु जी हैं। तो कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? भद्रबाहु। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी है जैन धर्म से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जातक कथाएं दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था? ऑप्शन ए 1829 में, ऑप्शन बी 1829 में दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, 1839 में, ऑप्शन डी 1936 में। तो बी ऑप्शन में आप करेक्शन कर लेना दोस्तों, 1826 में। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों 1826 में हुआ था। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन के द्वारा दोस्तों। तो बी ऑप्शन में आप इसको करेक्शन करके लिख लेना। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों 1826 में हुआ था, चार्ल्स मैसन के द्वारा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसी तरह हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों हम पूरी इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मत पढ़िएगा, और इन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई जल्द ही देंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।